हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। इसके कुछ लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपके बीकॉम के एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एक बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर या एक बिजनेस के अंदर बिजनेस इकोनॉमिस्ट का क्या रोल होता है। तो वही आज हम कर रहे हैं, रोल ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर कराए ना, किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं बोला है, यहां पर मैं बोल रहा हूं, है ना। ओके, तो बिजनेस इकोनॉमिस्ट का रोल समझने पे से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिस्ट कौन होता है, क्या काम करता है। तो बिजनेस इकोनॉमिस्ट, ओके, बिजनेस इकोनॉमिस्ट जैसे साइंस में साइंटिस्ट होता है ना, वैसे हमारे बिजनेस इकोनॉमी के अंदर बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है। ओके, ये एक एडवाइजर होता है ना। इसको आप एक एडवाइजर बोल सकते हैं, एडवाइजर। इसको आप एक फ्रेंड बोल सकते हैं, इसे आप एक फिलोसोफर बोल सकते हैं। फिलोसोफर होता है ये। तो एडवाइजर, फ्रेंड और फिलोसोफर किसके लिए होता है? टॉप मैनेजमेंट के लिए। हर बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होता है ना, है ना। आपने बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर, कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, फिर उनके नीचे एम्प्लॉयज काम करते हैं। स्कॉलर चेन बोला जाता है इसको, हिंदी में सोपान श्रृंखला जिसको बोला जाता है ना। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए थे इसके, उसमें हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल यही था, है ना। तो वो टॉप मैनेजमेंट जो है, सबसे टॉप वाले मैनेजमेंट, है ना, जो पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना, किसी भी बिजनेस के लिए, तो उनको एडवाइस देने का काम, उनके लिए फिलोसोफर, उनका एक फ्रेंड, ये होता है बिजनेस इकोनॉमिस्ट। और ये किस चीज से रिलेटेड एडवाइस वगैरह और किस चीज से रिलेटेड ये फिलोसॉफी वगैरह करता है? वो करता है जो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होती है ना। किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैनेजरियल जो प्रॉब्लम्स होती है या इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उनसे रिलेटेड एडवाइस टॉप मैनेजमेंट को देता है कौन? बिजनेस इकोनॉमिस्ट। एज अ फ्रेंड, एज अ एडवाइजर, एज अ फिलोसोफर, बिजनेस इकोनॉमिस्ट काम करता है। अब बिजनेस के अंदर, टॉप मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या ये एडवाइस देता है, क्या इसका रोल होता है, आइए वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके जो रोल है वो 4 है। 4 पॉइंट्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स के रोल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट है स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, उसकी स्टडी करना। और वो भी कौन से फैक्टर? एक्सटर्नल फैक्टर। कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, है ना, वो एनवायरमेंट से हमेशा अफेक्टेड ही रहता है, उस पर एनवायरमेंट का हमेशा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है ना। तो कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, वो होता तो एनवायरमेंट के अंदर ही है ना। तो एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और एक्सटर्नल की बात करें तो कस्टमर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गई, गवर्नमेंट हो गई, कॉम्पिटिटर हो गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सटर्नल पे रिलेटेड। तो वो सब किसी न किसी बिजनेस को प्रभावित तो करते ही हैं, है ना। मार्केट पूरा एक्सटर्नल फैक्टर है पूरा, है ना। तो वो बिजनेस को टॉप बहुत ऊपर भी ले जा सकते हैं और कुछ फैक्टर बहुत नीचे भी गिरा सकते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एनवायरनमेंट होता है ना, एक बिजनेस का, बिजनेस से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। उसमें एनवायरनमेंट के अंदर परिवर्तन होता ही रहता है ना। आप देखते होंगे पुराने टाइम में मार्केट कैसा था, जाके गूगल पे सर्च करना, इंडियन मार्केट इन 1990, 1980, 1950 और 2000, 2015, 2020, तो आपको अलग अलग थोड़ा इमेज देखने को मिलेगा। और उसमें प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी है वो भी थोड़ी सी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, है ना। समझ में आया? तो इसीलिए जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता ही रहता है। ओके, अब जो ये एनवायरनमेंट इतना स्पीडली चेंज हो रहा है, तो इसके लिए बिजनेस तो प्रभावित हो गई। कोई बिजनेस को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत सारे बिजनेस जो है वो इससे मतलब
बर्बाद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इन एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर काम करना। तो देखिए, बिजनेस इकोनॉमिस्ट स्टडी द एनवायरमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर। बिजनेस इकोनॉमिस्ट क्या करता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है एनवायरमेंट के अंदर उसको स्टडी करता है, रिलेटिंग टू, जैसे नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम हाई होती है तो आज उसका अलग से प्रभाव पड़ेगा, नेशनल इनकम लो होती है तो उसका अलग से प्रभाव पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ट्रेड साइकिल, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेंड्स, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। उसका इफेक्ट, इन सब फैक्टर्स का इफेक्ट किसी भी बिजनेस पे पड़ सकता है। तो इन सब की एनालिसिस करता है कौन, बिजनेस इकोनॉमिस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ सच एक्सटर्नल फैक्टर द एडवाइज मैनेजर टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। इस पे जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है वो टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देता है और उसी के बेस पर टॉप मैनेजमेंट फिर आगे डिसीजन लेता है। अब ये क्या क्या एडवाइस हो सकता, क्या क्या रिसर्च करता है, क्या क्या स्टडी करता है, क्या क्या एनालिसिस करता है। तो सबसे फर्स्ट आता है प्रेजेंट ट्रेंड्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। जो नेशनल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, उसमें प्रेजेंट में क्या चीज ट्रेंड कर रही है। ओके, फेजेस एंड ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के क्या फेजेस हैं, क्या स्टेप्स हैं, उसकी स्टडी करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स्ट। अपॉर्चुनिटी ऑफ मार्केट, मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे आज की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हर चीज इंटरनेट पे आ रही है, हर सर्विस, हर प्रोडक्ट, सब कुछ। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन तो चलाएं, ऑनलाइन पे भी लेके आए। तो ऐसी रिसर्च करना। आने वाले टाइम में और बहुत सारी आएगी। कस्टमर इन डिफरेंट एरिया इन नियर फ्यूचर, कस्टमर कहाँ होंगे अलग अलग एरिया में नियर फ्यूचर। पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की क्या पॉसिबिलिटी है अवेलेबिलिटी की, यानी कि कहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा नियर में। प्राइस क्या रखेंगे, डिमांड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, टारगेट कंज्यूमर कौन से है आपके। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल से रिलेटेड फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। जैसे अभी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करें तो फ्यूचर किसका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आने वाला टाइम 2013 के बाद में आपको यही दिखेगा। तो ये फ्यूचर की एक पॉसिबिलिटी है। तो अभी जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चरिंग कर ही रही है, गाड़ियों की, है ना, बट उसके साथ साथ में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काम कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही कन्वर्ट होना है, इनका पूरा प्रोडक्शन। अब कोई कंपनी बोले नहीं मैं तो इस पर ध्यान नहीं दूंगी, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो कंपनी मार्केट से बाहर हो जाएगी। जैसे कि नोकिया हुआ था, क्योंकि उसने एंड्रॉयड को नहीं अपनाया था। ओके, तो ऐसे कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है फ्यूल की, या कोई न्यू प्रोडक्ट बनेगा, उस बारे में पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो रिसर्च करता है। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, उधारी का वॉल्यूम। चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ क्रेडिट, क्या चेंज हो रहा है डायमेंशंस क्रेडिट का। जैसे आज के टाइम में आप देखो तो एक क्रेडिट कार्ड नाम का बहुत बोलबाला चल रहा है, क्रेडिट कार्ड्स। तो आपको भी अपने बिजनेस, अगर फाइनेंस का बिजनेस करते हैं तो आपको भी अपने क्रेडिट कार्ड इशू करने चाहिए। और अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड पर लोन की फैसिलिटी या फ्री EMI वगैरह का ऑप्शन दे सकते हैं, है ना। तो कोलैबोरेशन कर सकते हैं अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनी से, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। तो ऐसी रिसर्च जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स को करनी होती है। इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन डिमांड ऑफ गुड्स, अगर उधार बेचते हैं तो गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है, कंपटीशन कितना है। चेंजिंग द डायमेंशंस, फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फ्यूचर पॉलिसी क्या है, कौन सा लॉ आने वाला है, कौन सा एक्ट आने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। रेगुलेशन एंड कंट्रोल मेजर, गवर्नमेंट क्या कंट्रोल्स लगाने वाली है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या लाने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या लाने वाली है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की पॉलिसी नियर फ्यूचर में कोई लाने वाली है क्या। फॉरेन कोलैबोरेशन क्या होने वाला है। इन्वेस्टमेंट आर सम ऑफ द पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिन पर बिजनेस इकोनॉमिक्स को पूरी रिसर्च करके
इसका डेटा टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराना होता है, ताकि टॉप मैनेजमेंट उन डेटा के बेसिस पर, उन रिसर्च के बेसिस पर डिसीजन ले सके। ओके, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, या इनको आप एनवायरमेंटल फैक्टर बोल सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका इसके बाद में फैक्टर रिलेटिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कौन से थे? एनवायरमेंटल फैक्टर थे। और अभी कौन से हम फैक्टर कर रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको हम इंटरनल फैक्टर भी बोल सकते हैं। बिजनेस के अंदर इंटरनल जो एनवायरमेंट होता है ना, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनको भी बिजनेस इकोनॉमिक्स को अच्छे से रिसर्च करके और उसकी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को देनी चाहिए। वो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? टू डिटरमाइन ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट की क्या प्लानिंग है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी सेल हो रही है, पॉलिसीज रिलेटिंग टू एडुकेट एंड इन्वेंट्री शेड्यूल्स, इन्वेंट्री का शेड्यूल्स क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ते हैं ना, लिफो, फिफो, ईओक्यू, है ना, लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, फिर उसके बाद वेजेस एंड वेज पॉलिसी, वेजेस कितनी पेड करनी है, उसकी पॉलिसी क्या है, ना बहुत ज़्यादा पे करनी है ना बहुत कम करनी है। फिर रेमुनेशन पे करना होता है एम्प्लॉइज़ को। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने प्रॉफिट से ज़्यादा कर रहे हो तो भी खराब है, कंपनी लॉस में चले जाएगी, है ना। तो वो चीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड इट्स इन्वेस्टमेंट, कैश की कितनी अवेलेबिलिटी है और कितनी होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कितना है। यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, जो आपने प्लांट लगाया है उसकी कितनी कैपेसिटी को आप यूज कर पा रहे हैं, और उसके लिए कितने रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमम यूज हो रहे हैं। एक बिजनेस के अंदर 5M बोलते हैं रिसोर्सेज को, है ना, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड एंड मशीन। ये रिसोर्सेज होते हैं किसी बिजनेस। एक 6M और बोला जाता है मार्केट, ठीक है, पर हम इंटरनल की बात करें तो ये रिसोर्सेज होते हैं। तो इन सब रिसोर्सेज का क्या ऑप्टिमम यूज हो रहा है? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूज, सबसे बढ़िया यूज हो रहा है इनका। क्या प्लांट की कैपेसिटी का 100% यूज कर पा रहे हैं आप? ओके, जैसे एक प्लांट है वो प्रोडक्शन कर सकता है 1 लाख यूनिट का, क्या आप 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उससे पर मंथ, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी क्या है आपकी, क्या डिस्काउंट देते हैं आप, क्या क्रेडिट पे आप सेल करते हैं, क्या जल्दी थोड़ा सा पेमेंट मिलने के चक्कर में कुछ कैश डिस्काउंट देते हैं, प्राइस कितनी रखते हैं, मार्जिन क्या रखते हैं आप अपनी कॉस्ट पर। डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना। बजटरी कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल टर्नओवर के अंदर बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये पूरा एक टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, है ना, कि बजट को कैसे कंट्रोल करना होता है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड इट्स एलोकेशन। ओके, तो ये कौन से, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो रिसर्च करता है, इनके ऊपर रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को देता है, और फिर टॉप मैनेजमेंट इस रिपोर्ट के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। फिर आते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं। अब ये स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेशलाइज्ड फंक्शन इनको बोला जाता है, जिनके ऊपर भी बिजनेस इकोनॉमिक्स को रिसर्च करनी होती है। वो होता है कंडक्ट मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट जहां जा रहा होता है ना, उसी साइड में जाना होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन टू अवॉइड द कंपटीशन विद द क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट जैसी प्रोडक्ट जो बना रही है कंपनी, जो हमारे बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, उसके लिए नॉन प्राइस कंपटीशन को अवॉइड कैसे करना है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, अगर मंदी का टाइम चल रहा है तो उस टाइम प्रोडक्शन को कैसे कम करना है, कितना रिड्यूस करना है, पूरा बंद थोड़ी करना है। ओके, प्राइसिंग पॉलिसी सुटेबल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एकदम सुटेबल रहेगी। प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक फेजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट, जो फ्यूचर में आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं उनकी एक पॉसिबिलिटी रिपोर्ट। एक फेजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब, फेजिबिलिटी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी रिपोर्ट, है ना, ऐसी कौन कितनी पॉसिबल हो सकती है रिपोर्ट, वो एक पॉसिबिलिटी की रिपोर्ट
आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। ओके, आपको मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करता है। जनरेटिंग इंटरनल फंड बाय फर्म टू सेल्फ रिलायंट, कितना इंटरनल फंड लगा हुआ है। एक बिजनेस के अंदर दो तरह के फंड लगे होते हैं, एक इंटरनल फंड मतलब कैपिटल या फिर रिजर्व्स, ठीक है, और एक होते हैं एक्सटर्नल में कौन से आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, जैसे आपने लोन ले रखे हैं, है ना, वो सब एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। तो आप इंटरनल फंड्स को ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आप कोई भी बिजनेस सेल्फ रिलायंट हो सके। अवॉइड द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस फ्रॉम द क्रेडिटर, ताकि जो बाहरी क्रेडिटर्स है वो कोई भी इंटरफेरेंस ना कर सके आपके काम के अंदर। ओके, तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस थे। देखते हैं आगे कुछ और भी है अभी स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसमें 7th है प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉस्ट का कंपैरेटिव एनालिसिस, सेल का कंपैरेटिव एनालिसिस, है ना, कॉमन साइज एनालिसिस करते थे, याद है 12th के अंदर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, तो वैसा कुछ एनालिसिस है ना, उसमें कॉस्ट का, सेल का, प्राइस का, प्रॉफिट का, प्रोडक्ट की क्वालिटी का, प्रोडक्ट मिक्स ऑफ वेरियस कंपीटिटिव फर्म्स और दूसरी फर्म्स के साथ में एनालिसिस करना, ट्रेंड एनालिसिस बोल सकते हैं आप इसको, बहुत तरीके के एनालिसिस रिसर्च होती है, वो करके अवेलेबल कराना टॉप मैनेजमेंट को। एम्प्लॉयमेंट टू द कैजुअल लेबर कौन होते हैं, एकदम से लेबर को रखना फिर निकाल देना, लंबे टाइम तक के नहीं, इनको एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है, और कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। ओके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी मटेरियल है, मैन है, लेबर है, मनी है, मेथड, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम मतलब सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आपके 1 लाख रुपीज़ आपके पास में पड़े हैं, आप जाके उसकी 1 साल की FD करा लेते हैं बैंक के अंदर, तो वहाँ पर आपको मिलेंगी FD के ऊपर आपको मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो टोटल आपके 10,000 आपकी अर्निंग हो गई या रिटर्न हो गया। और ये फर्स्ट है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि वो 1 लाख रुपीज़ जाके जो है आप किसी को या कोई बिजनेस छोटा मोटा कहीं और लगा दो, कोई और दूसरे ऑप्शन पे लगा दो, वहाँ पर आपको अर्निंग हो जाएगी मान लेते हैं 8,000 रुपीज़। तो अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है, FD कराएं या वहाँ लगाएं जहाँ से 8,000 रुपये आएंगे, अर्निंग कहाँ ज़्यादा आ रही है, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऐसे कैसे जो आपके मटेरियल है, लेबर है, मैन है, मशीन है, मेथड है, रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूज़ करना। ओके, फोरकास्टिंग द एनवायरमेंट इन विच फर्म आर वर्किंग एंड टेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली, है ना, फोरकास्ट करना मतलब अनुमान लगाना एनवायरमेंट का, है ना, जिसमें हमारी फर्म काम कर रही है, ताकि हम उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकें। एनालिसिस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, कैसे इकोनॉमिक्स जो है वो डेवलपिंग होगी, उसके ऊपर एनालिसिस करना। इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उसके ऊपर भी एनालिसिस करना। तो ये बहुत सारे एनालिसिस हैं, अलग अलग फैक्टर से रिलेटेड, अलग अलग वेरिएबल से रिलेटेड हैं। तो जैसा बिजनेस उससे रिलेटेड रिसर्च करके टॉप मैनेजमेंट को देना, और टॉप मैनेजमेंट फिर क्या करेगा, उनके बेसिस पर डिसीजन लेगा बहुत सारे। ओके, 4th नंबर फैक्टर है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिस्ट, बिजनेस इकोनॉमिस्ट है ना, तो इनका काम ही है इतनी सारी स्पेसिफिक फंक्शंस, इंटरनल फंक्शंस जिनको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फंक्शन जिनको एनवायरमेंटल फंक्शन बोल सकते हैं, इन सब के ऊपर अगर एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट रिसर्च करता है तो इस रिसर्च करने के बाद उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और उस बिजनेस इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कराना होता है। तो अब बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू वेरियस मैनेजर्स। टॉप लेवल पे भी बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल पे भी होते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन जिसके काम की है उस तक उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। He collects data from primary and secondary sources of various economics variables regarding price, output, tax, import duties, export duties, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड वो जो है उसके पास डेटा होता है, जो कि इकोनॉमिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, उसको अलग अलग मैनेजर को प्रोवाइड कराना। सच इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड बाय द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ही मेक्स अवेलेबल टू वेरियस फर्म टू एक्यूरेट इट्स डिसीजन मेकिंग इज अटेंड, ताकि जो फर्म्स है वो अपनी डिसीजन मेकिंग ले सके इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर।
इसके बदले में ये कुछ चार्जेस भी करते हैं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स को अपॉइंट करती है ताकि वो रिसर्च कर सके अभी तक जो हमने अभी फैक्टर्स पढ़े उन सारे फैक्टर्स पर, और उसकी रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को दे, और मैनेजमेंट उस रिपोर्ट के बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन ले। तो यह भी एक बहुत अच्छी फील्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो आप आगे जाके बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं और इस फील्ड में काम करते हैं तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के रूप में अपनी सर्विस दे के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के हम अंदर पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे वो सुनते जाइए। ये नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल की जो नेम है, आईडी है, वो है @CWG फॉर BCom। ठीक है, CWG मतलब होता है कॉमर्स वाले गुरुजी, CWG फॉर BCom। ये आप टेलीग्राम पे जाके लिखेंगे ना, बिना स्पेस के आगे @ लगा देंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसको आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको ये सारे नोट्स PDF फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।